इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीसी मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे आपके एग्जामों में, खासकर जेईई एग्जाम के लिए ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज सिंगल फेज इंडक्शन, क्योंकि उसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्ड आती है मशीन। व्हाट इज मशीन? 3 इडियट्स सबने देखा होगा, सबको याद होगा, जो आपके कामों को आसान बना दे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, कहीं भी देखते हैं मशीन, अगर कोई पानी नीचे से ऊपर ले जाए तो कितने एफर्ट्स की जरूरत होगी, और आप मोटर के थ्रू पानी को नीचे से ऊपर कर ले तो जो ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर दे, दैट इज मशीन। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज आती है डीसी मशीन। अब यहाँ पे डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की मशीन होती है, चाहे मोटर हो या जनरेटर, इसमें हमेशा इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, डायरेक्ट करने का। क्लियर? यानी बात अगर की जाए, अगर मोटर होगा तो मोटर में क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट देंगे और वो मैकेनिकल वर्क करेगा। जनरेटर की बात होगी, यहाँ पे मेन आउटपुट क्या होगा, क्योंकि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, डीसी, और मोटर को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं तो इनपुट क्या होगा, डीसी। इस चीजों का हमेशा दिमाग में रहे। लेकिन इन चीजों को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके माइंड में अभी तक क्या आ रहा होगा डीसी, अबाउट डीसी मशीन, मुझे नहीं पता, पर क्या आना चाहिए आप इसको देखिएगा। इस वीडियो को देखने से, एनिमेशन को देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, 1 मिनट लगे, पर उसको बस बारीकी से अभी देख लेना, क्या है उसका नहीं है मुझे नहीं पता और ना ही आपको पता होना चाहिए, बस देखिए एक्चुअली है क्या, हो क्या रहा है, क्या क्या है उसके अंदर, बाकी तो हम सिखा लेंगे आपको, ठीक है। तो पहले वीडियो को देखिए। ये आप देख सकते हो डीसी मशीन, मोटर है, जनरेटर, इस फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखने हैं किस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल साइलेंटली आपको देखने क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है। मैं कुछ नहीं बता रहा अभी आपको, बस आपने देखना है एक बार हो क्या रहा है। बस ऑब्जर्व कीजिए, बाकी हम सब चीज़ बताएंगे आपको। ओके आपने देखा कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, बस वहां पे विजुअलाइज करने थे आपको, क्योंकि बाकी चीज तो हम आगे सिखाएंगे ही आपको। तो मेनली अगर मोटर हो या जनरेटर, इनके मेनली पार्ट कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे 2 पार्ट, मेनली 2 ही पार्ट होते हैं। वो बात अलग है, उसमें तंत्र मंत्र और जंत्र बहुत ज्यादा लगे होते हैं, पर मेनली 2 पार्ट है। एक पार्ट वो जो रुका रहता है और एक पार्ट वो जो घूमता है। इट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। हम कह सकते हैं वन इज स्टेटर एंड अनदर इज रोटर। रोटर यानी एक घूमने वाला हिस्सा होता है, एक रुका हुआ हिस्सा होता है। तो रुका वाला हिस्सा कहलाता है स्टेटर, और जो घूम रहा होता है उसको बोलते हैं रोटर। अब उसमें वाइंडिंग है, फील्ड है, पोल शू है, कार्बन ब्रश है, कम्यूटेटर है, वो बहुत सारी चीजें हैं, पर मेनली 2 पार्ट है। चलिए हम पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। जितने भी मैं अभी क्लासिफिकेशन यहाँ पे नोट डाउन किया हूं आपके लिए, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म। एकदम इसको बारीकी से देखना है। मैं एकदम आज चीजों को आसान, इसमें पूरा मोटर खत्म है, पूरा जनरेटर खत्म है इसमें, है ना, पर इसी को बारीकी से कौन कब आ जाएगा, किस तरीके से आएगा, तो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इसको स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले टर्म लिखा हुआ हमारे लिए डीसी मशीन। तो डीसी मशीन नो डाउट क्लासिफाई हो जाते हैं लोग। क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके बताते हैं आपको, कि पहले सेल्फ और सेपरेटली, फिर सेल्फ में ही मोटर जनरेटर मारते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, आप किस तरीके से बहुत बढ़िया समझें, इसलिए मैं करता हूं डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। सबसे पहले डीसी मशीन इज क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। कोई कहेगा जनरेटर क्या है, मोटर क्या है, 2 मिनट के लिए देख लीजिए। नॉर्मल साइंस के अंदर पढ़ते हैं ये सब चीज, फिर भी किसी को अगर नहीं पता तो मैं कहता हूं ये है जनरेटर और दूसरा है मोटर। एक है जनरेटर और दूसरा है मोटर। देखिए जनरेटर के अंदर क्या देते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और मिलता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। मोटर के अंदर क्या देता है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, और आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो एक चीज तो तय है, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी दे इलेक्ट्रिकल मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल देंगे तो मैकेनिकल मिलेगा। चूंकि ये मोटर और जनरेटर की बात कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल मिलेगा वो भी कैसा नेचर का होगा, यहाँ डीसी, और चूंकि यहाँ पे और इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल, तो वो भी कैसा नेचर का देंगे, डीसी। इसीलिए इससे बना मशीन डीसी जनरेटर और ऐसा बना मशीन डीसी मोटर कहलाता है।
अब एक खास बात और बता दूं कि जब यहां मैं डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा जिस तरीके से ये जनरेटर बढ़ रहा है उसी तरीके से मोटर बढ़ रहा है, उसके जितने क्लासिफिकेशन इसमें हो रहे हैं उतने ही सेम क्लासिफिकेशन मोटर के ही हो रहे हैं। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है 2 मिनट के समझिएगा। इसका मतलब है कि अगर एक ही जनरेटर को, समझिएगा बड़ी ध्यान से, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से जनरेटर क्लासिफाइड होता है सिमिलरली इसका मोटर भी क्लासिफाइड होता है। तो यहां पे एक चीज हम कह सकते हैं, अगर इस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया गया तो इसी जनरेटर को मोटर भी बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है, मोटर के जैसा भी काम कर सकता है। कंडीशन है इसके इनपुट में आप इलेक्ट्रिकल दे दीजिए और आउटपुट में ये मैकेनिकल एनर्जी देगा। चीजें क्लियर है? यानी वाइस वर्सा, एक ही जनरेटर एक मोटर का जैसा भी काम करता है इन केस ऑफ डीसी मशीन। दिमाग में रखिए, कई बार पहला ही क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, यहां से बनना शुरू। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डीसी जनरेटर डीसी मोटर की जैसा काम करता है? जी बिल्कुल, 100% वही डीसी जनरेटर डीसी मोटर की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन जहां पे आप अगर जनरेटर केस में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, तो मोटर केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा और मैकेनिकल एनर्जी लेना पड़ेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। ये चीजें यहीं पे होती हैं, इस चीज का भी ध्यान रहे, ठीक है ना, डीसी मशीन के अंदर। अब मैं बात करता हूं कुछ चीजें और। क्लासिफिकेशन, देखिए किस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन होते हैं और कैसे क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि डीसी जनरेटर डीसी मशीन के अंदर 2 तरीके से आप इसको आउटपुट ले सकते हैं, 2 तरीके से। कौन कौन सा? एक तो कहे आउटपुट इन द सेंस कि ये जो डीसी जनरेटर है 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक डीसी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक बनाए जाते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बात समझिए कि सेल्फ एक्साइटेड यानी इसमें जो एक्साइटेशन देना पड़ेगा वो सेल्फ होगा और इसमें जो होगा उसको बाहर से आप एडिशनल बैटरी की सहायता से दे सकते हैं। नहीं समझ रहे हैं, भूल जाइए, कैटेगरी पहले समझिए। जब आप पूरे पढ़ लेंगे ना, जब पूरा मशीन आपका कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ तो यूं ही दिख रहा, आपको याद नहीं करना है। अभी लगता होगा पता नहीं क्या क्या बांट दिए हैं सर, कैसे कैसे कर दिए हैं। जब पूरा मशीन पढ़ लोगे तो आ जाना फिर से इसी पेज पे और आपको यह लगेगा कि वाकई में किस तरीके से चीज़ें क्लासिफाइड हुई थी। ये तो हमको याद ही नहीं करना है, ये तो सही में वाकई में ऐसे ही बनता है इसके लिए और इसे बनता है इसके लिए। तो ये सब चीज़ याद करने की नहीं होती। जब आप ओवरव्यू देखोगे, पूरा कर पढ़ लोगे तो ये चीज़ें अपने आप आपसे होने लगेंगे। चलिए हम बात करते हैं तो सेल्फ एक्साइटेड और सेल्फली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड यानी जो जिसके कारण ये खुद डेवलप कर रहा है वोल्टेज, उसमें कई प्रकार हो जाते हैं। सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज डीसी जनरेटर यानी सेल्फ एक्साइटेड सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर, कंपाउंड डीसी जनरेटर। इसके सेल्फ के 3 भाग बढ़ते हैं, लेकिन सेपरेटली जिसमें होता है यानी जिसके एक्साइटेशन में अलग से आप वोल्टेज देते हैं, बाहर में एडिशनल वोल्टेज देना पड़ता है इसमें, वो वहीं पे रुक जाता है। इसके और क्लासिफिकेशन नहीं होते। तो सीरीज शंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन सबसे पूछा जाता है, ठीक है ना। सीरीज शंट और कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो कंपाउंड पे आ गए। अब कंपाउंड डीसी जनरेटर फिर क्लासिफाइड हो जाते हैं। फिर क्लासिफाइड होते हैं किस तरीके से? 2 तरीके से। एक कहलाता है कम्युलेटिव और दूसरा बोलता है डिफरेंशियल। सब अपने नाम पे गया है। देखिए किस तरीके से, सेल्फ बोला है तो खुद के एक्साइटेशन यहाँ पे लगता है, सेपरेटली बोला है तो अलग से बाहर से एक्साइटेशन देना पड़ता है। सीरीज डीसी जनरेटर बोल रहा है मतलब कि जो इसका वाइंडिंग होगा उसका सीरीज में कनेक्शन होगा। शंट बोल रहा है जो वाइंडिंग होगा उसका शंट में होगा। और कंपाउंड बोल रहा है मिक्सचर है, सीरीज शंट का मिक्सचर है, उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो नाम अपने आप में हर चीज बयां कर रहा है। अब देखिए एक बोला है कम्युलेटिव, कंपाउंड में भी 2 वाइंडिंग है तो एक बोला है कम्युलेटिव, एक तो बोला है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव बोलता है हम जोड़ होते हैं, समेशन होता है, और डिफरेंशियल बोलता है हम घट जाते हैं। बस यहाँ पे इतना ही मीनिंग आपके दिमाग में क्यों नहीं एडजस्ट हो, हम तो आगे करा लेंगे आपसे सारा काम। क्लियर? तो ये चीजें हो गया कम्युलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। अब ये देखिए 2 तरीके से और बढ़ जाते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर, 2 तरीके से और क्लासिफाइड किए जाते हैं, जिसको हमने स्पेस नहीं था तो नहीं लिखा। पर देखिए ये जो होते हैं कम्युलेटिव और कंपाउंड, करंट के डायरेक्शन पे, अगर दोनों का करंट का डायरेक्शन यानी फ्लक्स का एडिशन हो रहा होगा, तो कहते हैं मशीन में कम्युलेटिव। और फ्लक्स का डिफ्रेक्शन, एक फ्लक्स इधर जा रहा है एक इधर, तो रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाता है, तो बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब इसी कंपाउंड जनरेटर का दूसरा भी टाइप होता है,
वो क्या होता है, कनेक्शंस के आधार पे। कनेक्शंस के आधार पे एक तो हम करंट के डायरेक्शन के आधार पे बोला, दूसरा है कनेक्शन के आधार पे। कनेक्शन के आधार पे ये दो भागों में बढ़ जाता है। क्या ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। कनेक्शन के आधार पे दो तरीके बन जाता है, एक कहलाता है लॉन्ग शंट और दूसरा कहता है शॉर्ट शंट। एक कहलाता है लॉन्ग शंट और दूसरा कहलाता है शॉर्ट शंट। लेकिन किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। ये किसके आधार पे हो रहा है, कनेक्शन के आधार पे। लेकिन ये दो प्रकार के हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। किसके बेसिस पे, तो करंट के डायरेक्शन के एडिशन और डिफरेंशिएशन के आधार पे दो तरीके से। क्योंकि ये अलग अलग टाइप क्या है, जिस तरीके से एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पे स्टेप आउट और स्टेप डाउन होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन के आधार पे सीटी और पीटी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे पावर ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से इसको अलग अलग तरीके से अगर बांटे तो बांटा जा सकता है। और सेम चीज डीसी मोटर के लिए इंप्लीमेंट होता है। डीसी मोटर में सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। फिर सेल्फ के कई पार्ट बनते हैं, जैसे उसका बना है सीरीज, शंट, कंपाउंड। इसमें भी कम्युलेटिव आता है, डिफरेंशियल आता है। फिर इसके भी कनेक्शन के आधार पे बोला जाए तो ये भी बनेगा एक लॉन्ग शंट, दूसरा बनता है शॉर्ट शंट। तो सेम डीसी मोटर सेम डीसी जनरेटर के जैसा एक्ट कर सकता है। क्लियर, ये क्वेश्चंस होते हैं आपके कई बार। तो अब हम इसमें देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन का आपने जो पार्ट देखा, कंस्ट्रक्शन का आपने पार्ट जो देखा, उसके अंदर एक एक चीज क्या है, उसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे किस किस कंपोनेंट का काम क्या है, कौन किस तरीके से क्या कर सकता है और क्या करता भी है। हम सब के बारे में यहाँ बोर्ड पे देखेंगे और सबको एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में सब चीज एकदम क्लियर हो जाए। उलझन नाम की कोई चीज ही नहीं रखना चाहता मैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रहे कि जितने भी टर्मों को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, अगर कंस्ट्रक्शन में डीसी जनरेटर का पढ़ा हूं तो समझिए कंस्ट्रक्शन सेम कैसा है, डीसी मोटर का भी है। तो बार बार अलग अलग से कंस्ट्रक्शन सबकी नहीं पढ़ेंगे। अगर डीसी जनरेटर में रोटर है, मोटर है, वाइंडिंग है, आपका पोल है, तो सब इसमें भी होगा। तो कंस्ट्रक्शन एक साथ पढ़ेंगे तो सबका काम आपका चल जाएगा। जहां पे हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पीड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इसके टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो जो चीजें हैं उन चीजों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहां पे हमको ज्यादा टाइम देने की जरूरत होगी नो डाउट हम देंगे, और जहां कम देने की जरूरत होगी वहां कम देंगे। तो चलिए आगे के टर्म को डिस्कस करते हैं। आइए, अगर आपने वो देखा एनिमेशंस, अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक डीसी मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर। जब आप बात करेंगे तो इसके होते हैं स्टार्टर, या उसी को योक बोला जाता है। ध्यान रहे, स्टार्टर और स्टार्टर दोनों में डिफरेंस होता है। अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो ये चीज़ें पता होता है। जब हम स्टार्टर पढ़ते हैं तो वो मशीन, इंडक्शन मशीन में खासकर, या फिर आप डीसी मशीन में बोलें तो स्टार्टर का यूज़ करते हैं स्टार्ट करने के लिए चीज़ों को। जब हैवी शॉक से कोई एकाएक डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो हम इसे स्टार्टर के यूज़ करते हैं। होता है स्टार्टर यानी स्टार्ट करने वाला, दिस इज स्टार्टर। क्लियर, स्टार्टर यानी स्टेशनरी पार्ट। यॉक है, नेक्स्ट है उसमें रोटर, नेक्स्ट है कम्यूटेटर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कम्यूटेटर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रश, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को दो तरीके से किए जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जगह आपको टकराएगा, न्यूमेरिकल भी करेंगे तो, थियोरेटिकल करेंगे तो ये जरूर टकराता है, ध्यान रहे। तो इसमें एक होते हैं लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। तो इन सब के बारे में हम बारीकी से देखेंगे, ठीक है। एक बार आप इमेज के थ्रू देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, और फिर हम पहला स्टार्टर पे चलेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे हर एक चीज, पूरे कंस्ट्रक्शन को आपको दिखाया गया है। अब इसमें हम एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे, जैसे कि स्टार्टर। चलिए पहला स्टार्टर को देखते हैं। ये है हमारा स्टार्टर, पहला ही है स्टार्टर। स्टार्टर मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टार्टर मतलब स्टेशनरी पार्ट, जो रुका हुआ मोटर का हिस्सा हो, दैट इज स्टेशनरी पार्ट। ये नीचे कहीं से किसी से अटैच होगा, ये स्टेशनरी पार्ट होता है। स्टेशनरी यानी स्टार्टर का काम क्या होता है, देखिए स्टार्टर इज अ स्टेशनरी पार्ट। स्टार्टर इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ डीसी मशीन। आप चाहे वो मोटर के लिए हो या जनरेटर, ये रुका हुआ हिस्सा होता है, जो कि कास्ट आयरन, के बार पूछ लेता है, छोटे एग्जाम में पूछता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। और क्या काम है, ध्यान रखें, स्टार्टर में
जो पोल है, ये पोल होता है ना जो मैग्नेट बनाता है, यही तो गुजरेगा रोटर से होके। तो जो मैग्नेट बनाने का काम करता है पोल, वो हमेशा किससे अटैच होगा? स्टेटर से। पोल जो होता है किससे अटैच होता है? स्टेटर से। तो यानी हम ये कह सकते हैं स्टेटर प्रोवाइड अकोमोडेशन, यानी रहने की व्यवस्था प्रदान करता है। किसके लिए? पोल के लिए। यहाँ पे ये तो स्टेटर बना होगा और यहाँ पे रिवेट नॉट एंड बोल्ट से इसको टाइट कर दिया जाता है। क्लियर? ये पोल है, ये बाहर निकाल सकते हो और लगा सकते हो। इसको क्या किया जाता है? नॉट एंड बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है स्टेटर। और बात करें तो एक तो ये इस पे पोल अटैच होते हैं, दूसरा और क्या काम करता है तो देखिएगा एक सेकेंड। अगर इसको पोल बना गया, एक को एन पोल और एक को एस पोल, ध्यान रखें अब यहां से, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि परमानेंट पोल ही हो। ये परमानेंट पोल समझ रहे हैं ना, जो मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पीएमएमसी में एक परमानेंट पोल का यूज होता है, लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि परमानेंट पोल ही हो, यानी एक चुंबक ही हो। इसको पोल को बनाने के लिए हम इस पे वाइंडिंग का लपेटा भी लगा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रहे। क्या कर सकते हैं? अगर ये पोल परमानेंट चुंबक नहीं है तो इस पर मैं क्या कर सकता हूं? पोल चुंबक बनाने के लिए, एन पोल एस पोल क्रिएट करने के लिए यहां पे मैं करंट का सप्लाई भी दे सकता हूं, जो कहलाता है फील्ड वाइंडिंग। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पोल उत्पन्न करने के आपके दो तरीके हैं, ये आप पहले से जान रहे हो। ठीक है, तो दूसरी काम और क्या है कि अगर ये एन बना है और एस बना है तो यहां भी क्या करेंगे? वाइंडिंग देंगे तो ये भी एस बन जाएगा। यहां भी वाइंडिंग हमने दे दिया तो ये भी क्या बना? एस बना है, क्या एन बना। और क्या काम करता है स्टेटर? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है। कैसे मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है जी? ये देखिए, एन से एस क्या जाएगा? फ्लक्स। एन से एक्स जाएगा फ्लक्स। तो एन से एस जो जाएगा फ्लक्स, जो फ्लक्स जाएगा, ध्यान से देखिए अभी, जो फ्लक्स जाएगा एन टू एस, वही फ्लक्स अब कभी से सर्कुलेट करेगा। अब यहां हवा से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। यही तो था ट्रांसफार्मर में भी, पूरे कोर से घूम के आता था, तुरंत घूमता नहीं था। क्यों? क्योंकि हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कोर का रिलक्टेंस कम होता है। वही चीज है, यहां से फ्लक्स जो गुजर रहा है, ये फ्लक्स यहां हवा से नहीं गुजरेगा। यहां से गुजरेगा क्या? नहीं। क्यों? हवा का रिलक्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो कहां से गुजरेगा जी? इसके लिए मीडियम दे रहा है ये कोर एक माध्यम दे रहा है, और यहां से भी आधा इधर से जाएगा और आधा इधर से जाएगा। तो ये होगा फ्लक्स का मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जो पोल होते हैं उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के एक माध्यम होते हैं, कौन? स्टेटर। स्टेटर हमने देखा कि स्टेशनरी पार्ट होता है, ये किसी प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है जी? प्रोटेक्शन का भी काम करता है कि किसी हैवी चीज से बचाएगा। आउटर बॉडी इसका बहुत हार्ड होते हैं, तो प्रोटेक्ट भी करता है किसी और भी चीज से। नेक्स्ट, पोल के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, यानी रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर बात किया तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक पाथ देता है। कैसा देता है जी? मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग टर्म स्टेटर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। वो टर्म है हमारा रोटर। अगर रोटर की बात की जाए, देखिए रोटर की बात की जाए तो रोटर इसी के अंदर घूमा रहा होता हुआ पार्ट होता है। अगर यहाँ पे दूसरी बात की जाए रोटर की, एक तो योक हो गया, इसी का दूसरा नाम योक है ना। अब बात की जाए आपके यहाँ देखिए, इसमें मैं बात करूँ रोटर की, तो फ्लक्स तो हमेशा गुजरेगा चाहे इसके अंदर रोटर हो ना हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि वो विजुअलाइजेशन आपको बहुत अच्छा से हो जाए, तो मैं रोटर दिखाता हूँ कि कहाँ होगा रोटर। आप उस रोटर को अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन, रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। अगर कोई बोलता है रोटर, तो ये देखिए रोटर कहाँ है, रोटर कहाँ है ये आप देख लीजिए। ये है, दिस इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन, दिस इज रोटर। क्लियर है? ये होते हैं रोटर। अब इस पे भी अपने वाइंडिंग होते हैं, इस पे भी स्लॉट कटे होते हैं, है ना, स्लॉट कटे होते हैं। तो उनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, उनकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको पता चल गया कि ये होता है रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाला हिस्सा, दैट इज रोटर। तो रोटर क्या है? ये है। ये भी कास्ट आयरन कास्ट स्टील के बने होते हैं। अगर इसकी साफ्ट निकाल के दिखाऊं, क्योंकि ये हवा में तो टिकेगा नहीं, ये तो टिकेगा किसी साफ्ट से ना, और साफ्ट से देखते हो जो घूम रहा होता है साफ्ट, वो साफ्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उस साफ्ट को अगर दिखाया जाए तो ये देखिए, ये रहा साफ्ट, ये रहा साफ्ट, ये रहा साफ्ट,
ये इस तरीके से आप कह सकते हो। ये किसी शाफ्ट से लगा होगा, ये इधर भी, और यही चीज़ें बाहर जाएंगी, अगर दूसरे साइड से जो निकला होगा तो वहाँ भी ये इस तरीके से अटैच होगा। क्लियर? तो शाफ्ट पे हमेशा क्या होगा? रोटर। हमेशा क्या होगा? शाफ्ट के ऊपर रोटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये होंगे रोटर। नेक्स्ट होते हैं टर्म कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आपने देखा नहीं होगा, हालांकि मैं दिखाऊंगा कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट ही एक ऐसा टर्म होता है जो हमेशा एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। कम्यूटेटर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे बढ़िया से, तब आपको पता चलेगा। आई होप कि यहाँ विजुअलाइज आपने बढ़िया से कर लिया। स्टेटर क्या है, रोटर क्या है। रोटर पे वाइंडिंग करेंगे हम अलग अलग तरीके से, स्टेटर के इस पोल पे वाइंडिंग करेंगे अलग अलग तरीके से, हम समझेंगे सब। पर अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन में हमने दो चीजों को देखा, थर्ड वन पॉइंट है कम्यूटेटर। देखिए यहां पे एक टर्म है हमारा फील्ड पोल, ये रह गया था तो इसको भी इंक्लूड कर लिया हमने। आगे कराने से अच्छा है कि कंस्ट्रक्शन में सबको करा लिया जाए। बाकी एज इट इज टर्म है हमारे सब, लेकिन रोटर के बाद कम्यूटेटर मैं कर रहा था, लेकिन कम्यूटेटर से पहले हम देखेंगे फील्ड पोल। अगर फील्ड पोल की बात की जाए तो यही तो है पोल्स, यही है फील्ड पोल जो फील्ड प्रोड्यूस करता है। किसी जनरेटेड ईएमएफ में जो ईएमएफ इक्वेशन अगर आगे देखेंगे, ईजी बराबर NP/Z बटा 60 ये फॉर्मूला होता है। तो इस जनरेटेड में इफेक्टिव फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो इस पोल के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो पोल है ना, तो वो हमारा है फील्ड पोल, वही क्या कहलाता है? फील्ड पोल। तो हम कम्यूटेटर से पहले इसमें फील्ड पोल के बारे में जानेंगे कि फील्ड पोल किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले स्टैटर हमने देख लिया, फिर हमने उसका रोटेटिंग पार्ट देख लिया रोटर, फिर ये देखा उसमें शाफ्ट पे होते हैं ये, और उसके बाद ये जब इसके साथ अटैच है ही, तो हम चाहते हैं फील्ड पोल के बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, थर्ड वन पॉइंट फील्ड पोल। चलिए फील्ड पोल को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं देखता हूं इसी पोल के बारे में, है ना। ये पोल देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शनली इस तरीके से आपको दिख रहा है ना। अब उसी पोल को हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, तो ये कहलाता है फील्ड पोल। फील्ड मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है, इसीलिए फील्ड पोल की बात करते हैं। पोल है। अब मैं बात करते पहले चर्चा कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन की। देखिए जिस तरीके से ये है ना, इसी को उठा के हमने यहाँ पे लाया। ये फ्रंट व्यू आपको दिख रहा था, यहाँ देखिए इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे जाए तो क्योंकि ये लंबा होगा, ये मोटर अभी ऐसे दिख रहा है ना कटा हुआ, अगर पीछे से तो और होगा ना, ये आगे और बड़ा होगा तो इसकी लेंथ होगी, वो लेंथ हमने इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ये फील्ड पोल कहलाता है, फील्ड पोल। ये देखिए एक पोल ऊपर है, अगर यहाँ एन होगा तो यहाँ क्या होगा, एस होगा, और यहाँ से क्या जाएगा जी, फ्लक्स। तो यहाँ भी नीचे से भी ऐसा ही पोल बना रहेगा, है ना। यहाँ जिस तरीके से ऊपर बना है, नीचे भी क्या बनेगा, सेम बना रहेगा। अब यहाँ पे चर्चा कीजिए कि देखिए मशीन के अंदर क्या होता है, जब डीसी मशीन पढ़ेंगे तो हम कभी भी परमानेंट पोल नहीं रखते हैं। कहते हैं कि हम इस पे वाइंडिंग सर क्यों कर रहे हो, आप यहाँ परमानेंट चुंबक रख देते। अगर चुंबक ही बनाना था तो परमानेंट पोल क्यों नहीं। देखिए इसका रीजन होता है कि मैग्नेट जो होती है अपनी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में लूज करती है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होगा, यानी इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स अगर लूज होगा, तो हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज भी क्या होता है बेचारा, इंड्यूस्ड वोल्टेज भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। चाहे मोटर हो या जनरेटर, दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज, अगर जनरेटर की ही बात पहले कर लो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फ्लक्स घटेगा तो जनरेटेड ईएमएफ घटेगा। ये प्रॉपर्टी होती है परमानेंट मैग्नेट की। लेकिन जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहें तो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की चर्चा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा, एन पोल। ये देखिए ये पोल है, इस पर हमने क्या कर दिया है, वाइंडिंग। इस पर क्या करना है अपने को, वाइंडिंग। इस पोल पे वाइंडिंग कर दो और यहाँ एक सप्लाई दे दो, यहाँ क्या कर दो, एक सप्लाई दे दो, ठीक है ना। अगर सप्लाई दे देंगे तो ये भी क्या बनाएगा जी, पोल, एन पोल। इधर नीचे भी वाइंडिंग बनेगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी वाइंडिंग दिया जाएगा, यहाँ भी वाइंडिंग देके कनेक्शन एक ही साथ कर देंगे, सीरीज में कर देंगे ना, तो दोनों को करंट चला जाएगा, तो एक एन पोल बनाएगा तो दूसरा एल पोल बनाएगा। इसकी क्या खासियत होती है, ये आज इसमें करंट देंगे तो जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा टर्नों की संख्या के अकॉर्डिंग, 10 साल बाद में अगर उतनी उसी मैग्नीट्यूड का अगर करंट दिया जाए इस मोटर या जनरेटर में, तो ये उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए
एडवांटेज होते हैं, हम हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल डिजाइन करते हैं, ये परमानेंट पोल कभी डिजाइन नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ वाइंडिंग दिखाया था, यहाँ भी वाइंडिंग दिखाया था, ये चीजें होती है। सिलिकॉन स्टील, यहाँ पे क्या होता है, इसमें सिलिकॉन स्टील चूंकि थोड़ा एडी करंट प्रोड्यूस हो तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पोल में भी पतले पतले सेक्शन के बने होते हैं, ये भी क्या होते हैं, पतले पतले सेक्शन के बने होते हैं और लेमिनेटेड होते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप बाकायदा सब देख रहे हो, जिस तरीके से ये भी पतले पतले कोर के बने होते हैं, ये भी क्या होता है, बहुत सारे पतले पतले कोर का बना होता है, ये भी बना होता है कि नहीं, पतले पतले सेक्शन का बना होता है, कंस्ट्रक्शन में आपने देखा ही होगा। तो एडी करंट को कम करता है, यहाँ भी क्या होता है, पतले पतले सेक्शन में बना होता है एडी करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये पोल है, अब हम पोल ऐसे डिजाइन करते हैं, जरूरी नहीं हर पोल को बनाने के लिए बाहर से बैटरी की जरूरत होगी। अगर ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होगा या डीसी मोटर होगा तो बाहर से एक अलग बैटरी देने की जरूरत होती है, लेकिन सेल्फ अगर एक्साइटेड है तो जो मोटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज होगा उसी का कनेक्शन हम इससे कर देते हैं, उसमें बैटरी बाहर से नहीं देना पड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है, फील्ड पोल। मशीन को वोल्टेज जनरेट करने के लिए, अगर सिर्फ जनरेटर की बात की जाए, मशीन को वोल्टेज जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, कहीं भी आपको कहता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे कि देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड दीजिए और एक कंडक्टर दीजिए। कंडक्टर लेके आगे, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है, तो आपको क्या चाहिए, चुंबक, मैग्नेट, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या परमानेंट मैग्नेट हो। अगर उसके इर्द गिर्द इसको घुमाऊंगा तो क्या उत्पन्न होगा इस कंडक्टर में, ईएमएफ। जनरेटर में वही तो कर रहे होते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया या परमानेंट मैग्नेट ही N2S तो क्या होगा, ये हमेशा इधर से इधर जा रहा होगा। रोटर क्या कर रहा है, कंडक्टर लेके बैठा है, रोटर यहाँ भी आए, कंडक्टर लेके बैठा है। अगर आपने जनरेटर में इसको मूव कर दिया तो ये मूव करेगा, तो कट करेगा तो इसके कंडक्टर पर क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। अब यही ईएमएफ, वही ईएमएफ, रोटर का वही ईएमएफ अगर हम इसी के साथ जोड़ देते हैं, इसी फील्ड के वाइंडिंग के साथ जोड़ देते हैं, तो इसको बोला जाता है सेल्फ एक्साइटेड। खुद के द्वारा, खुद का उत्पन्न वोल्टेज द्वारा ही फील्ड को उत्पादित किया जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। और जिसमें अलग से बैटरी देने की जरूरत होती है, दैट इज सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है ना। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी चीज तो हम आपको समझाएंगे ही, पर यहां तक कंस्ट्रक्शन में आई होप फील्ड पोल के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब आगे की चीजों को हम यहां से लगातार देखते रहेंगे। एक चीज और कोई कहता है, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे कोई और कहता है कि सर पोल ऐसा भी तो बनाया जा सकता था ना, ये एन पोल और नीचे एस पोल। कोई ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है, सर पोल ऐसा भी डिजाइन किया जा सकता था कि एक पोल ऊपर, एक एन ऊपर और एस नीचे, लेकिन ये स्ट्रेट, ये कर्व क्यों किया, इसको पोलसू कहा जाता है। देखिए पोलसू क्या है, ऐसे इस तरीके का शेप बनाया जाता है, ऐसे, है ना। तो इस तरीके का शेप हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका ये मतलब है कि यूनिफॉर्म, ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा किसी मोटर में या जनरेटर में। देखिए यहाँ का एयर गैप कम है और यहाँ का एयर गैप क्या है, ज़्यादा, यहाँ एयर गैप का ज़्यादा, तो फ्लक्स इस कंडक्टर पे और इस कंडक्टर पर जो पड़ेगा वो अंतर, ये कंडक्टर जब कट कर रहा होगा फ्लक्स को तो बहुत दूर कम फ्लक्स को कट करेगा और यहाँ जो कर रहा होगा ज़्यादा, तो इससे तो एसी बनने के चांसेस होंगे। ठीक है ना। तो एसी में ऐसा चलेगा, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं चलेगा। जब डीसी मशीन हम बनाएंगे तो समझिएगा, डीसी में आपका जो होता है ये कर्व होना चाहिए। क्यों कर्व होना चाहिए, क्योंकि हर जगह ये कर्व होने से, अभी देखिएगा कंस्ट्रक्शन छोटा बना दिया मैं, कर्व होने से क्या होगा, ये कर्व, अगर ये कर्व ऐसा रोटर होगा, हमारा रोटर बड़ा होगा ना, जिस साइज में ये बनाया तो बड़ा होगा, रोटर अगर हमारा बड़ा होगा, यहाँ पे समझिएगा रोटर बड़ा होगा, तो यहाँ का फ्लक्स का गैप जितना होगा यहाँ भी उतना होगा, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना होगा, तो सब जगह यूनिफॉर्मली फ्लक्स को कट करेगा। और यूनिफॉर्मली अगर फ्लक्स को कट करेगा तो सब जगह रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, समान वोल्टेज, समान वोल्टेज। अगर ये ऐसा होता कि नहीं एकदम प्लेन कर देते तो नजदीक में वोल्टेज इसीलिए क्या मिलता है सबसे ज्यादा, और दूर जाते जाता है तो वेवफॉर्म ऐसा पकड़ने लगता है। यही फर्क होते हैं एसी और डीसी में, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्यों कर्व किया जाता है, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, क्यों कर्व किया जाता है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके कर्व को इस तरीके से रखते हैं। समझ रहे हो ना कपिल शर्मा, क्लियर। तो ये चीजें आपको पता हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद
कम्यूटेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कम्यूटेटर को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लिए कम्यूटेटर होता कहाँ पे है। देखिए कम्यूटेटर कहाँ होता है, रोटेटिंग पार्ट के जस्ट आगे लगा होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट जो होगा वो रोटेटिंग पार्ट के जस्ट आगे लगा होगा, इसी शाफ्ट पे लगा होगा। जिस तरीके से रोटर घूम रहा होता है उसी के साथ साथ ये भी घूम रहा होता है। तो पहले मान लीजिए कि रोटर इस फील्ड के नीचे है तो कम्यूटेटर उसके बाद मशीन के बाद आगे लगा रहता है, आगे के हिस्से में कम्यूटेटर। इसीलिए एक डीसी और एसी मशीन में कभी भी आपको डिफरेंस चेक करने के लिए बोलता है तो मेजर डिफरेंस उसके कंस्ट्रक्शन को देख के ये पता चलता है कि इस डीसी मशीन में हमेशा आगे बाहर में थोड़ा सा कम्यूटेटर लगा रहेगा, लेकिन एसी मशीन में कभी कम्यूटेटर सेगमेंट नहीं लगे होते हैं। ये भी ध्यान है। तो हम उसके कोड को देख के, उसके आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चर को देख के, ऊपर से बाहर से उसके बाहर से उसको क्या कहते हो स्टेटर यानी बाहर के प्रोटेक्टिव सिस्टम को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोटर जनरेटर है, ये एसी मशीन है या डीसी। डीसी में हमेशा कम्यूटेटर उसके, जैसे ये मोटर खत्म हो गया यहाँ पे तो उसके बाद में कम्यूटेटर हमेशा लगा रहता है, डीसी चाहे वो जनरेटर हो या मोटर। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है, वाइंडिंग खत्म, मशीन का वो एंड पोर्शन खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए तो हम देखते हैं अब आगे कम्यूटेटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमने जैसे बात किया आपसे कि यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट लगा होता है, जस्ट हमारे रोटर के सारे कंडक्टर्स इसी कम्यूटेटर के साथ जुड़े होते हैं, जस्ट उसके बाद, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए उसी कम्यूटेटर को मैं यहाँ पे निकाल के लाया हूँ। सबसे पहले व्हाट इज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम होता है, डीसी मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कम्यूटेटर। अगर ये ना हो तो मशीन आपका एसी बन जाएगा, है ना। तो इसके कारण ये डीसी टू एसी, एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। इट कन्वर्ट एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। अगर इंड्यूस्ड अगर डीसी है तो उसको उत्पन्न, इंड्यूस्ड हमेशा एसी होता है। अगर ये मशीन में अगर आपने डीसी दिया है तो उसको एसी बना देगा, अगर आपने एसी दिया है तो उसको डीसी बना देगा। इनका यही काम होता है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद सो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर और इन्वर्टर। अगर कोई एसी को डीसी में बदलता है तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। लेकिन मैकेनिकली क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली तो हम डायोड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो शाफ्ट के रोटेशन से ये चीज मिलता है आपको। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज मैकेनिकल रेक्टिफायर और इन्वर्टर, क्या, कम्यूटेटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो बने होते हैं ना, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है जो घूमता है लगातार, ये किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। और चूंकि इसमें इसी कंडक्टर में जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसी पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है और वो कट करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सारे वायर कहाँ से कनेक्ट होते हैं, इसी कम्यूटेटर से। और ये बेचारा कम्यूटेटर के सेगमेंट्स में से सब कनेक्ट होता है। जितने आपके रोटर वाले वाइंडिंग पे, आर्मेचर वाइंडिंग जितने किए जाते हैं रोटर पे होता है आर्मेचर वाइंडिंग, हम सब चर्चा करेंगे आगे। उस सब का कनेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ कनेक्शन होते हैं। अब देखिए जब कनेक्शन होता है तो अब रिसीव चूंकि कैसे करेंगे, तो ब्रश और कम्यूटेटर के अरेंजमेंट से ही हम क्या करते हैं, एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदल पाते हैं इन केस ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे ये है कार्बन ब्रश, ये रुका रहता है, ये हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी, ये रुका होता है। और ये हमेशा क्या करता है, रोटेट करता है। एक रुका रहता है और दूसरा रोटेट करता है। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर के मतलब मैं बता रहा था क्यों हार्ड ड्रॉन कॉपर का ये बना होता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये घिसता है, ये दबा रहता है इससे और ये लगातार घिस रहा होता है। चाहे 10 दिन चलाए, 20 दिन चलाए, 1 साल चलाए, जितने भी दिन चलाएंगे ये लगातार घिस रहा होता है। तो इसीलिए ये घिसे तो ये क्या हो, जल्दी पिघल ना जाए, मेल्ट ना कर जाए, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है आपका ये क्या, कम्यूटेटर सेगमेंट। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कम्यूटेटर किस चीज का बना होता है, कॉपर का बना होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर भी पूछता है तो हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है। कॉपर के साथ अटैचमेंट में हमेशा कौन होता है, ब्रश। ये क्या है हमारा, ब्रश। इसी से हम करंट रिसीव करते हैं। अगर ये जनरेटर होगा तो यहाँ से करंट आ रहा होगा इस जगह से और यहाँ से हम रिसीव कर रहे होंगे। अगर ये मोटर होगा तो अपन सप्लाई को किससे, ब्रश के थ्रू देते हैं और ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर में जाएगा और कम्यूटेटर से आर्मेचर के वाइंडिंग यानी रोटर पे जो वाइंडिंग किया होता है उसमें चला जाता है। ये चीजें होती है। तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हार्ड ड्रॉन कॉपर का चीज खत्म। अब है कि कम्यूटेटर का जो होते हैं मेन पर्पस वो क्या था, एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म बहुत दिमाग में रख लेना, अभी मैं बता देता हूँ, आगे हालांकि और भी बताऊंगा। कोई भी मशीन जो डिजाइन होता है, कोई भी मशीन जो डिजाइन होता है उस पर उत्पन्न वोल्टेज हमेशा क्या होता है, एसी। दिमाग में रखना,
कभी ये डीसी मशीन क्यों ना है, इस पे उत्पन्न जो रोटर के वाइंडिंग पे होंगे ना उत्पन्न वोल्टेज हमेशा एसी होगा। कैसा नेचर का होगा? अल्टरनेटिंग नेचर का। वेव से पैसा बना दिया तो ठीक है, ऐसा नेचर का होगा, है ना। हमेशा उत्पन्न वोल्टेज, इसको अल्टरनेट बोलेंगे ना, प्लस माइनस, तो अल्टरनेट नेचर बना रहा है ना, तो हम बोलेंगे कभी भी किसी भी मशीन में अगर ये जनरेटर होगा तो उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? हमेशा एसी। और चूंकि डीसी में कौन बदलता है? डीसी मशीन, आउटपुट तो डीसी चाहिए, तो ये हमारा क्या है? कम्यूटेटर। यही कम्यूटेटर और ब्रश के अरेंजमेंट से जो आउटपुट मिलता है हमको डीसी मिलता है। इसका मतलब कम्यूटेटर से पहले जो भी हमारे वाइंडिंग में वायर में जो उत्पन्न था वो क्या था? एसी है।